अल्टीमेटली कैसे एंड अप किया माउंटेनियर की तरफ। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि यार लोग आखिर ऊपर क्यों जाते हैं। मैंने जिद की कि मैंने कहा मैंने भी जाना है। पहला इंटरेस्ट था कि साइंटिस्ट बनना है और भाई कौन साइंटिस्ट खत्म हो गया था पहाड़ों के बाद। ये तो लफ्ज याद किया हुआ था मैंने। 14 mountains higher than 8,000 meters in this world. Right now I'm the youngest one to do 13 of them. शीशा बंगमा करने गए तो हमारे 5 लोग मर गए विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड, विदाउट टेंट। हम लोग उस हाइट पे सरवाइव कर रहे थे। मैंने अपना SOS बटन दबा दिया तो पाकिस्तान में अब हलचल मच गई। तो उस टाइम कैसा फील हुआ जब तुम्हें टेंट नजर आई? कि if I ever go back to that place, I will see myself dead up there. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country you're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन और हज़रात, आज हमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के गेस्ट ने ज्वाइन किया है. By passion he is mountaineer. He holds Guinness World Record by climbing the highest peak in the world, that is Mount Everest, just at the age of 21 years. Yes, I am talking about Shahroz Kashif. Shahroz, thank you so much for being part of our show. शरो, स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू को. थोड़ा बताएं अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड, अर्ली एजुकेशन और अल्टीमेटली कैसे एंड अप किया माउंटेनियर की तरफ. So first of all, thank you so much for having me. और सेकेंडली मैं गैरिसन एकेडमी का पढ़ा हुआ एक लाहौरी लड़का, और मैंने ज्वाइन किया था गैरिसन एकेडमी फर्स्ट क्लास के अंदर. मैं पहली में था और वही दरमियान में मांग निकाली हुई, नो फैशन. फर्स्ट क्लास में क्या ही फैशन सेंस हो गया यार आपको. तो जाता होता था, बिल्कुल छोटी सी हाइट थी मेरी, लड़कियों वाली आवाज़ थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था. और स्कूल के पहले दिन ही मुझे एक लड़की के साथ बिठा दिया. मुझे आज भी उसका नाम याद है, फ़िज़ा नाम था उसका. तो मुझे वहाँ पे बिठा दिया और ना मैं अपने घर वालों से छुप रहा हूँ कि यार आज मैं लड़की के साथ बैठा हूँ तो मैं कैसे इनको फेस करूँगा. तो मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है. तो ग्रेजुएशन कह रहा हूँ, निकाला गया मैं गैरिसन से. ठीक है. रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि मैं स्कूलिंग में अच्छा नहीं था और स्पोर्ट्स में ज़्यादा तवज्जो थी मेरी. और मुझे अभी भी याद है कि मेरी सेक्शन हेड ने कहा था, बैग पकड़ा के, लिटरली बैग पकड़ा के स्कूल से बाहर निकाला था, इतने बड़े स्कूल से, कि ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता. और आज उसी जो वो स्कूल था मेरा, आज उसके ही मैगज़ीन पे मेरे आर्टिकल की वो 2 पेजेस छपे हुए थे, कवर फोटो. हाँ. और मैंने कहा कि यार तुम्हारी ऐसी की तैसी. उस टाइम के ऊपर पेरेंट्स का क्या रोल था? पेरेंट्स यार अंडरस्टैंड किया जब, क्योंकि हर पेरेंट्स का तो यही होता है ना कि एटलीस्ट टू गेट अ गुड लाइफ आप अच्छे ग्रेड्स लो, उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाओ, क्योंकि प्रेशर तो होता है. तो उस टाइम पेरेंट्स का कैसा रोल था? यार बेसिकली पेरेंट्स मेरे थे तो ऐसे ही पहले कि अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे कुछ बन जाओगे, ये वो. अब मैंने बनना था साइंटिस्ट. ठीक है, मैं कहता था यार इस वर्ल्ड में चाम है, सब डॉक्टर इंजीनियर, किसी ने तो डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनना होता था उस टाइम पे. मैं कहता था यार मैंने बनना है साइंटिस्ट. और सब मुझे देखते होते थे, वाह यार शहरोज़ ने साइंटिस्ट बनना है. मेरा ना स्कूल में एक नाम पड़ गया था, चीनी. मुझे सारी चीनी बुलाते थे. आज भी मेरे कोई स्कूल का मुझे अगर चीनी के नाम से बुलाएगा ना, कोई भी इस दुनिया में कोई भी लड़का मुझे अगर चीनी कह के बुलाएगा ना, तो मैं कहूँगा कि हाँ यार ये मेरे स्कूल का है. मैं ना चाइनीज़ की तरह दिखता था पहले, तो वो मुझे चीनी 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 चीनी, अभी वो मीठा वाला चीनी नहीं लेकिन हाँ चाइनीज़ वाला चीनी बोलते थे मुझे. तो आज भी अगर मुझे चीनी के नाम से जानता होगा ना, तो डेफिनेटली मैं स्कूल का लड़का. तुम्हारी वॉइस बड़े मज़े की है. हम बिफोर द पॉडकास्ट बात भी कर रहे थे, तुम्हारी जो है ना रिजेम्बलेंस, तुम्हारी जो खानों की आवाज़ बड़ी मिलती जुलती है. काइंड ऑफ एक बड़ी एक हस्की वॉइस है और बड़ी एक ग्रेविटी थ्रो बड़ी अच्छी है तुम्हारी वॉइस की. यार ये फिर ये या यूखानों की बेइज्जती है, मेरी इज्जत है. नहीं, मुझे सेम लग रही है, मतलब जितने मैं उसको व्लॉग सुनता हूँ यूखानों की मेरी जैसी आवाज़ है तो नहीं, ही इज़ अ लवली फ्रेंड. अच्छा, और ही इज़ एडवेंचरस एज वेल. सो अच्छा ये बताओ, ये शौक इंटेंसिटी कहाँ से आ गई? ये इंतहाई किस्म का ना बंदा पैशनेट हो, जाके पहाड़ चढ़ना. यार हमसे इस्लामाबाद की ट्रेल नहीं होती 3 और 5 जाके, और तुम जाके मकड़ा पीक कर रहे हो, K2 माउंट एवरेस्ट चल रही है. तो यार ये ना बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई बेसिक. तो मैंने अब मुझे आके समझ आती है कि यार इट वाज माय वे, कि यार मैं माउंटेन को किस नज़र से देख रहा हूँ. अब आप अगर किसी ब्यूटी को देखते हो, तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप सबसे पहले ड्रोन उड़ाओगे और कैप्चर करोगे इसको. अगर आप एक टिकटॉकर हो तो सबसे पहले आप स्लोमो बनाओगे इसके आगे. ठीक है. तो मेरा भी यही था कि मेरे पास एक क्वेश्चन था कि यार लोग आखिर ऊपर क्यों जाते हैं. और यही क्वेश्चन जो है मुझे लेके टॉप तक गया. और इट्स बिन नाउ 11 years आई एम क्लाइंबिंग, और आज तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला.
सो इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11 years old. मेरे फादर का एक सॉफ्टवेयर हाउस था एंड आई वेंट विद देम. एक पूरी बस गई, मैं और मेरा छोटा भाई भी साथ गए. हमने डिसाइड किया था कि शोग्रान वैली जाएंगे ऑफिस के साथ. तो फादर ले गए और वहाँ पे हमने सिरीपाई मेडोज पे जाके कैंपिंग की. और वही मैं वो अलग अलग खट्टे खट्टे रंग की मैंने शर्ट पहनी हुई थी, दरमियान में मांग थी मेरी, हाथों में मैंने ग्लव्स पहने हुए थे और बस चल रहा था मैं. और हम शोग्रान वैली पहुँचे. शोग्रान से फिर सिरीपाई गए. सिरीपाई पे जाके कैंपिंग की. अब कैंपिंग मेरे लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था और मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा था कि यार दोस्तों को कैसे बताऊंगा ये बात, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था कि अगर मैंने जाके बताया तो उन्होंने कहना है. उस वक्त ये होता था एडिटेड है, फोटोशॉप्ड है. मतलब उस वक्त हम लोग जो थे ना वो 5वीं 6ठी क्लास में समझते थे फोटोशॉप ये सब बच्चों का गेम है यार, कि कोई भी मुंह उठाएगा फोटोशॉप कर देगा. और 6 क्लास में थे उस टाइम? हाँ 6-7 में और था. ये था माइंड में जाके दिखाना है दोस्तों को, यार मैं शुगरान तक गया था. शोग्रान तक गया था, कैंपिंग की, वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या था मेरे. तो ना मैंने कुछ लोगों को देखा ऊपर जाते हुए. उनमें सिकंदर सरवरी एक बहुत यंग माउंट ट्रैकर था पाकिस्तान का. उसके बाद उमर ख़ान, मुझे जहाँ तक याद है एक मोहम्मद उमर था लड़का. तो पापा ने ना उनके साथ वो किया हुआ था, फोटोग्राफी के कुछ वो किए हुए थे इवेंट्स. मतलब वो लोग पहाड़ों पे जाते थे ट्रैकिंग करके और वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ खींचते थे और वो जो लड़के थे वो ऊपर जाते थे. तो मैंने ज़िद की कि मैंने कहा मैंने भी जाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में इमेजिनेशन थी कि यार आखिर ऊपर है क्या, क्या ऊपर परियां रहती हैं, क्या ऊपर कोई प्लेग्राउंड है. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है. वही 11 साल का बच्चा और जिद कर रहा है कि मैंने उनके साथ ऊपर जाना है, शुगरान से ऊपर. शोग्रान से ऊपर, बिकॉज मुझे ये था कि यार ऊपर देयर इज समथिंग, मैंने वो देखना जाके. तो मेरा पहला इंटरेक्शन माउंटेन के साथ ये था. तो डिड बाबा अलाउ या फिर? उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे गया और फिर वापस आ गया, बिकॉज मेरे पास कोई गियर नहीं, कोई कुछ नहीं था. नेक्स्ट टाइम पापा ने बोला कि 2 हफ्ते बाद दोबारा आएंगे. 2 हफ्ते बाद दोबारा आए प्रॉपर गियर के साथ. गियर उसको क्या था, 4 ग्लव्स थे, एक कैप थी, वही शर्ट थी और जूते भी वही थे. ट्रैकिंग स्टिक एक ली मैंने और एक गाइड हायर किया, शफीक नाम था उस गाइड का, और मैं वो करके आ गया. और भाई तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आसमानों पे. मैं कहूँ कि यार आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम जो है ना वो किसी ने भर भर के फेंक दिया अंदर. और फिर मुझे और वही बच्चा वापस स्कूल आता है बड़ा और बड़ा कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट बन हो जाता गया. है. यस. और कोई यकीन ही नहीं करता. टीचर कहती है कहाँ छुट्टियों पे थे. अब मैं परेशान कि मैं यार इसको कैसे समझाऊं. तो ये सिलसिला चलता रहा. जब तक मैं स्कूल में था ना तब तक ये सिलसिला चलता रहा. लोग मजाक उड़ाते गए कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये तो कुछ भी नहीं है. आई फोटोशॉप, मैं कोई भी पीक करके आता था ना छोटी, तो आके मैं फ़ोटोज़ दिखाता था, प्रिंट करवा के लेके आता था फ़ोटोज़, और मैं आके दिखाता था और मैं कहता था कि यार ये देखो. तो वो कहते थे एडिटेड है, ये है, वो है. अरे उस टाइम के ऊपर माइंड में सिर्फ ये था टू गेट द फेम, या फिर कोई एक वाकई में एक होता है ना पैशन डेवलप हो रहा था पहाड़ों का? उस टाइम पे क्या चल उस रहा टाइम पे तो पैशन था. लेकिन आई वांट पीपल टू अप्रिशिएट मी ना एज वेल, कि अगर इफ आई एम डूइंग समथिंग तो एज अ किड मैं जाके दिखाऊंगा. अब एक लड़का है ना, वो पहली बार बाइक चलाता है ना, तो कभी वो पैदल चल के घर में नहीं आता, भाग के आएगा हमेशा कि यार आज मैंने बाइक चलाई, एक्साइटमेंट होती है, सबको बताऊंगे यार. तो मेरा भी यही था, आई वाज अ किड दैट टाइम. और बस फिर तो साथ में ये हॉबी या फिर एक इंटरेस्ट जब डेवलप हो स्कूल गया की था? छुट्टियां होती थी ना तब मैं जाता था. और स्कूल में तो खैर मैं तो बहुत ही नालायक था. लाइक मेरी कॉपी में पेजेस तो होते नहीं थे, फोटो कॉपी होती थी बच्चों के कॉपीज़ की. और मेरी टीचर भी तंग आ चुकी थी मेरे से. और फिर सेंड अप्स ले मेरे, थक गए वो लोग. री सेंड अप. उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको जो है ना वो हम रेगुलर दाखिला भेज दें इसका, लेकिन फिर भी गया प्राइवेट. तो साथ में जो आपका पहला इंटरेस्ट था कि साइंटिस्ट बनना है, और साथ में जो डेवलप हो रहा था ये माउंटेनियरिंग वाला, वो कैसे फिर साथ? भाई कौन साइंटिस्ट, खत्म हो गया था पहाड़ों के बाद. ये तो लफ्ज़ याद किया हुआ था मैंने, मुझे तो पता भी नहीं था साइंस क्या होती है. साइंस में तो सबसे ज़्यादा मैं फेल होता था. साइंस और मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैं फेल. उर्दू मुझे बहुत पसंद थी, बहुत शौक थे. शेर व शायरी का शुरू से बड़ा शौक था, लिखता भी था मैं, अभी भी लिखता हूँ थोड़ी बहुत. और बहादुर शाह सफ़र की गज़लें याद करता होता था बैठ के उस टाइम पे. अभी तक याद है मुझे, ज़ुबानी सुनाता होता था मैं सबको कि यार. और उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स था. जबरदस्त. अच्छा, हाँ. स्कूल के बाद फिर कॉलेज और जो साथ में जो टाइम था इसके ऊपर, क्योंकि पहली बार तुमने हाइक कर लिया मकरा पीक और बाकी जाके डिफरेंट कर लिया, ठीक है,
लेकिन ये प्रॉपर एक्सपीडिशन आपकी ट्रेनिंग मांगता होता है, आपके हाँ। फिजिकल आपको उस तरह से अपने बॉडी को यूज टू करना पड़ता है। हाँ। तो वो चीज़ें फिर साथ साथ स्टार्ट की थी ट्रेनिंग वगैरह या फिर? वो चीज़ें मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो जब मैं कॉलेज में आया ना, तो मैंने एक पास किया था। पास कहते हैं 5000 मीटर की एक जगह को, जहाँ से आप एक जगह से चढ़ते हैं और दूसरी जगह से उतरते हैं। ठीक आप है, 2 रीजन्स क्रॉस करते हैं, तो ठीक इट्स है। अ लूप कह लें। तो काइंड ऑफ टेरिटरी या प्रोविंस चेंज हो रहा होता है ये हाँ, क्या? और उसके बाद आप उसी प्रोविंस के अंदर एंड कर रहे होते हैं, तो आप एक राउंड में जा रहे होते हैं। तो मैंने वो पास किया था जो 11 साल से नहीं हुआ था। इट वॉज़ वेरी टेक्निकल। तो हमने वो किया और मैं कॉलेज, उस वक्त मैं कॉलेज में आया, ठीक है। पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, और वो तो ना मैं अपने थोड़े थोड़े दोस्तों को बताता होता था। उस वक्त ना मैं गूगल पे आ गया था नया नया, तो मैं गूगल पे सर्च करके दिखाता होता था। मैं कहता था कि यार ये देखो, फिर वो भी कहते थे कि यार ठीक है, अच्छा है, कुछ ना कुछ कर रहा है ये वो। उसके बाद जो है ना, जब मेरे सेकेंड ईयर के पेपर हुए ना, सेकेंड ईयर के पेपर थे मेरे 2019 के अंदर। ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरी 2 में सप्ली आ गई हुई थी। और मुझे याद है कि जब मेरे तीसरी बार जो मेरे कॉलेज के अंदर सेंडअप्स हुए थे ना, रीसेंडअप्स, उसके अंदर क्योंकि अकेला मैं बच्चा था वहाँ पे जो छत पे बैठ के रीसेंडअप देता था, और वो जो गार्ड था ना वहाँ पे, उसको फिर मैंने 500 रुपया दिया। मैंने कहा "ये किताब खोल के ज़रा दिखा तो सही ज़रा थोड़ा बहुत"। तो फिर वो इस तरह मैं पास हुआ। और हमारे जब सेकंड ईयर के पेपर आए, तो सेकंड ईयर के अंदर मेरे पास तो किताबें ही नहीं थी। लिटरली मेरे पास किताबें, मुझे पता ही नहीं होता था कि यार मैं कौन सा पेपर दे रहा हूँ। तो बोर्ड की एग्जाम कैसे पास? सेंड अप तो चलो पास करा दिया नहीं, गार्ड ने। फर्स्ट ईयर में तो 2 में सप्ली आ गई ना। ठीक है। सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर के सेंड अप्स के लिए वो। सेकंड ईयर, हाँ, सेकंड ईयर का कोई पेपर तो पता ही नहीं होता था कि यार पेपर भी आ रहे हैं वो। लेकिन तो इस टाइम पे मैनेज प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से, मैनेज यार पढ़ाई भी क्रिटिकल है, इसको साथ साथ लेके चलो, ठीक है बाकी चीजें? यार उस टाइम पे तो इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन ये था कि यार पास हो जाए एटलीस्ट। और जब मेरी सप्ली के पेपर थे, मतलब उसके साथ ही सप्ली के पेपर होते हैं, सप्ली के पेपर में मैं ब्रॉड पीक करने चला गया, उनको छोड़ दिया मैंने। वो मेरा डिसीजन बेस्ट था लाइफ का, वाई? बिकॉज मैं अपने ड्रीम को चेस किया, ना कि किसी के ड्रीम को चेस करना। मैंने वो चीज़ की जहाँ पे आई फील मोस्ट अलाइव, नॉट एनी अदर वन। और इस ब्रॉड पीक से पहले तुमने कितनी पीक कर चुके थे? मैंने काफ़ी पीक्स कर चुका था, 10-12 कर चुका था, छोटी छोटी लेकिन। और ब्रॉड पीक वॉज 8000 मीटर, सो देर आर 14 माउंटेन्स हायर देन 8000 मीटर्स इन दिस वर्ल्ड। और राइट नाउ आई एम द यंगेस्ट वन टू डू 13 ऑफ देम। 13 कर लिए, Yes. जबरदस्त। रह कौन और सी गई है? एक शीशा पांगमा, जो अभी हम जहाँ पे चाइना में थे, उसका परमिट बहुत मुश्किल से मिलता है। 2 चाइना में है, चोयू मैंने कर ली। शीशा पांगमा करने गए तो हमारे 5 लोग मर गए ऊपर, तो वो हमें क्लोज करनी पड़ी। तो सर इतनी तुमने पीक की है, 13 पीक कर ली, सबसे डिफिकल्ट तुम्हें सबसे जो एक्सपीडिशन कौन सी लगी? नांगा पर्वत। सो नांगा पर्वत पे मैं फंस चुका था। आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। पाकिस्तान में एक न्यूज़ थी। मैं और मेरा जो दोस्त था फजल, हम दोनों फंस चुके थे नांगा पर्वत पे, और समिट हमने कर लिया था। वी वर टू अलोन ऑन द माउंटेन, और वी वर ट्राइंग टू डू विदाउट रोप्स। हम लोगों के पास रोप नहीं थी ऊपर, कैंप 4 पे, कैंप 3 पे भी नहीं थी। और जब हमने सबमिट कर लिया और वापस आते हुए हम लोग घूम गए थे। और जब हम घूमे तो मैं गारमिन से अपने फादर के साथ कांटेक्ट कर रहा था, और मैं उनको बोल रहा था कि यार वी लॉस्ट आवर वे, नीड हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, क्योंकि मैं पैनिक कर गया था। 7400, मे बी 300, मे बी 200, मे बी 500, आई डोंट नो राइट नाउ। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड, विदाउट टेंट, हम लोग उस हाइट पे सरवाइव कर रहे थे। एक ट्रेवर्स थी जहाँ पे हम लोग ऐसे टेक लगा के बैठे हुए थे, और हम लोगों ने थोड़ी सी बर्फ़ खोदी और हम लोग उसके अंदर अपना मुंह डाल के लेट गए। एंड पर्सनली आई एक्सेप्टेड दैट टाइम, बिकॉज ये होता है ना कि जब आपको पता लग जाता है कि यू आर अबाउट टू डाई, दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी डेड। सो मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी। अब हम लोग जो है वो वॉकी टॉकी चला रहे हैं, वॉकी टॉकी नहीं चल रहा हमारा। हम लोग गारमिन से मैसेज कर रहे हैं, गारमिन नहीं चल रहा। मैंने अपना SOS बटन दबा दिया, तो पाकिस्तान में अब हलचल मच गई। शहरोज़ गुम हो गया, शहरोज़ गुम हो गया, वहाँ से कॉल्स, यहाँ से कॉल्स, कोई हाथ पल्ला भी नहीं पकड़ा रहा था उस टाइम पे। मिनिस्टर्स ने जी ट्वीट्स भी लगा दी कि हमने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, लेकिन उस वक्त 4 बजे हुए थे और ऊपर सूरज भी गरूब हो चुका हुआ था, और हम लोग ठंड के मारे कांप रहे थे और ऐसे बस लेटे हुए थे। एंड आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग, और मैं हेलुसिनेट कर रहा था कि कुछ लोग आ रहे हैं
और वो मुझे बिठा रहे हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, और आई वॉज अबाउट टू जंप, और फजल स्टॉप मी. Fazal is a really, really strong guy. He's 50 years old, summited K2 3 times without oxygen, summit Nanga Parbat without oxygen, without down suit, और he's a strong guy. He's a G actually. अच्छा, यहाँ पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा. जो तुम नागा पर्वत की थी, तुम विदाउट ऑक्सीजन कर रहे थे? नहीं, I was with oxygen. Fazal was without oxygen. और मैं विद ऑक्सीजन इस वजह से करता हूँ बिकॉज आई एम बोर्न इन लाहौर, और मेरा ये मानना ये है कि योर बॉडी इज़ नॉट फॉर 8,000 मीटर्स. तो इफ़ यू आर इन लीथल जोन राइट नाउ, मे बी आपको कोई डैमेज ना हो, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन यू आर इन योर 50s and 60s फॉर श्योर यू गोना हैव समथिंग. What actually happened? लॉस किस तरह हो गए थे? वापस कैंप 4 की तरफ आ रहे थे साथ, हाँ. क्योंकि पूरा क्रू होगा ना? नहीं, पूरा क्रू नहीं था, हम लोग सिर्फ 2 बंदे थे ऊपर. सिर्फ 2 बंदे सबमिट करने गए नहीं, थे? पूरे पहाड़ पे सिर्फ 2 बंदे थे हम लोग, बाकी सब लोग बेस कैंप पे थे नीचे. हम लोग पूरे पहाड़ पे 2 बंदे थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे समिट से नीचे, अभी हम कैंप्स पे भी नहीं पहुंचे, हम समिट से नीचे आ रहे थे और वाइट आउट हो गया, बादल आ गए हर जगह पे, हमें अपने ही निशान मिलना ख़त्म हो गए. इस तरफ खाई नज़र आ रही थी, इस तरफ रॉक नज़र आ रहे थे, और इतना थके हुए थे. पिछले 10-12 घंटे से पानी नहीं पिया हुआ था, खाना नहीं खाया हुआ था पिछले 1-2 दिनों से, सिर्फ सूप चॉकलेट पे गुजारा कर रहे थे. और जब नीचे गए हम लोग, तो जब हम फंस गए और रात को जब हम सो गए सारे और कांप रहे थे बार बार ठंड से, तो मेरी ना 3-4 बजे आँख खुली, और तब मैं अपने होश में आके यार आई वाज लाइक यार आई एम अलाइव. और तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अगर मैं ज़िंदा उठा हूँ यहाँ से, तो दैट मीन्स कि आई कैन फाइंड द वे एज वेल, मे बी दैट्स अ साइन. तो फिर आई रिक्रिएट दैट इमेज, क्योंकि हम रात को चले थे समिट के लिए और सुबह समिट पे पहुंचे थे. बिल्कुल. समिट पुश के लिए हमेशा रात को चलते हैं हम लोग, तो रात को चले थे, तो मैंने उस रात का सीन रिक्रिएट किया अपने माइंड में दिन में, ठीक है. कि अगर मैंने अपनी बॉडी की मूवमेंट ऐसे की, और आई डोंट नो मेरे अंदर ये वो इतनी तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस. आपकी बॉडी मूवमेंट और उस पे आप जो सीनरी आपके माइंड में होती है, उससे आप आपका अंदाज़ा लगा रहे हो तो सही रास्ते पे हो. नहीं, उस वक्त ये सिर्फ एक वो था, इट वाज अ साइन. मुझे आज तक यार, ऊपर तो लीथल जोन के अंदर तो आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि क्योंकि यार सब आप कुछ किधर वहाँ पे हो. तो क्योंकि आईसी आपका- फील होता क्योंकि होगा. आपका दिमाग जो है वो रीबूट कर रहा होता है बार बार, और आपको नहीं पता होती चीज़ें कि आपके साथ हो क्या रहा है. सो मेरा भी यही सीन था, लेकिन जब मैंने वो चीज़ें रिक्रिएट की ना अपने दिमाग में, तो आई फाउंड द वे, और फिर हम चले 6 आवर्स विदाउट ऑक्सीजन. मैंने ट्रेल ब्रेक किया. अच्छा, जस्ट टू गेट द क्लैरिफिकेशन, जहाँ से आप गुम हुए थे कैंप 4 के पास, राइट? ऊपर कैंप 4 कैंप 4 से ऊपर तक कितना टाइम लगा था आपको जाते हुए? तकरीबन 9-10 घंटे. 9-10 घंटे. अब जहाँ से आप गुम हो गए, वहाँ से वापस आने में आपको कितना टाइम लगा था? 6 क्योंकि घंटे. जब नेविगेट आप कर रहे 6 थे. घंटे. 6 घंटे जल्दी आप आ गए थे कंपेयर. क्योंकि उतरते हुए स्पीड आपकी डबल होती है ना, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़े हो तो स्लो आते हो, ठीक है. लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हो तो आप तेज आते हो. आपकी बॉडी का कंट्रोल आपके हाथों में नहीं होता ज़्यादा. ठीक है. तो बस इसी तरह ही है. और जब मुझे 6 घंटे ट्रेल ब्रेक करने के बाद विदाउट ऑक्सीजन था, मैं अभी उस टाइम पे मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हुई थी. और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि वंस यू आर ऑन ऑक्सीजन यू आर नॉट एक्लेमेटाइज वेल 8,000 मीटर के लिए. तो अगर आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग, यू कैन हैव एडीमा, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा और पर्मिनरी एडीमा. तो मुझे 6 घंटे चलने के बाद टेंट्स नज़र आए, और मैंने सुकून का सांस लिया. मैंने अपने बैग्स फेंके और मैंने कहा वी आर सेफ. सो ये मेरे नागा पर्वत की स्टोरी है. तो उस टाइम कैसा फील हुआ जब तुम्हें टेंट नजर आई? क्योंकि अल्टीमेटली एट वन पॉइंट तुमने फील किया यार बस देयर इज नो लाइफ. यार देखो, मैं आज भी कहता हूँ कि इफ़ आई एवर गो बैक टू दैट प्लेस आई विल सी माई सेल्फ डेड अप देयर, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि यार देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मी स्टिल हु इज स्ट्रगलिंग फॉर द पीस, एंड हु इज स्ट्रगलिंग कि यार उसको रास्ता नहीं मिल रहा, एंड हु इज स्ट्रगलिंग कि ही इज़ अबाउट टू डाई. एंड आई नो दैट half of my soul you can say, or half of myself you can say, is still up there. उस पॉइंट पे जब वापस तुम्हें कैंप नजर आ गया, तुमने रियलाइज किया कि यार माउंटेनियर पे मुझे जाना नहीं चाहिए था यार, ये गलत नहीं, था, या उस नहीं, टाइम के ऊपर भी? देखो, वो जो आपकी जो लाइफ है ना, वो स्ट्रगल से भरी हुई है. एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. चैलेंजेस लाइफ में ही आते हैं, स्ट्रगल लाइफ का ही नाम है. कहते एक बंदे ने कहा था ना कि सुकून की ज़िंदगी सिर्फ कब्र में है, सुकून सिर्फ कब्र में है.
तो वो इसी वजह से कहा था क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल का नाम है और इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. तो आई डोंट माइंड बीइंग इन ट्रबल बट नॉट अगेन. अच्छा, सेकेंडली एक्सपीडिशन के अंदर ना जितना भी हम सुनते हैं अक्सर वो होता है बेस कैंप के बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4. ये डिवीजन किस तरह से होती है? या एल्टीट्यूड वाइज होती है, ये डिस्टेंस वाइज होती है, खुद बनाते हैं, क्या होता है? ये खुद बनाते हैं. एल्टीट्यूड वाइज होती है. आपके समिट पुश पे कितना टाइम लगेगा, कैसे एल्टीट्यूड को कवर करना है, ये डिवीजन्स होती हैं सारी. तो और मैंने एक और Minimum 4 camps चीज़ होते हैं भी इसमें. सुनी है कि आप जब जाते हो पहले आप प्रैक्टिस करते हो बेस कैंप से, आप कैंप 1 पे जाते हो, उसको फिर एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं. सो बेसिकली आप अपने दिमाग को उस क्लाइमेट के हिसाब से ढाल रहे हो ताकि आपको एडीमा ना हो, ताकि आपको और कुछ हाइपोथर्मिया ना हो जाए, पॉक्सी ना हो जाए, कुछ भी इस तरह की चीज़. तो आप इसी वजह से पहले कैंप 1 जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर कैंप 1 रहते हो, फिर कैंप 2 जाते हो, रहते हो, फिर वापस आते हो, फिर कैंप 1 कैंप 2 2 रात कैंप 2 में स्टे करते हो, फिर वापस आते हो. ये इस तरह होता है. सो माउंटेनियरिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस. Or rather you go fight with the nature and die, or rather you surrender yourself and come back. बड़ा पेशेंस चाहिए होता है यार. वापस जाओ, वापस आओ, जाओ Yes, आओ. yes, 100%. अच्छा, फूड का क्या सीन होता है वहाँ पे जाके? हम क्योंकि हमें तो ये लगता है पहाड़ पे हम जाते हैं ना, अगर नारायण का गान पे जाए, एक हफ्ते ज़्यादा हम तंग आ जाते हैं यार. ये क्या है, वापस इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आ जाओ. वहाँ पे जाके तो बड़े हार्श इन्वायरमेंट में रात के वक्त, दिन के वक्त तूफान भी आ रहा है, बर्फबारी भी हो रही है, तो वहाँ पे खाने का और क्या सीन होता है वेदर वगैरह का? यार वहाँ पे वेदर का तो आपको सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है. आप माउंटेन के रहमो करम पे हो वहाँ पे. यू कैन नॉट आर्ग्यू एट ऑल. तो ये है, जो मिल रहा है खाओ. बेस कैंप पे साथ क्या लेके जाते हो, क्या चीज़ें होती हैं? बेस कैंप की जो सर्विसेज होती हैं ना, वो तो हमारे पास होती हैं. लेकिन जो ऊपर की सर्विसेज हैं वो तो हम सूप्स नूडल्स वगैरह ही होते हैं. बेस कैंप पे तो कढ़ाइयाँ बन रही हैं, कॉफ़ी शॉप है, सब चीज़ें हमारे पास. अच्छा, बेस कैंप में तमाम चीज़ें अवेलेबल, लेकिन कैंप 1, कैंप 2, 3 पे नहीं है. एक्चुअली पे फॉर दिस. ठीक है, जब वो तो हो गया, लेकिन जब कैंप 2 से आप बेस कैंप के आगे मूव करते हो, जो कैंप 1 से लेके आप फाइनल पीक तक है, वो भी आपको मेरे ख्याल से 15-20 दिन का टाइम तो होगा ना? हाँ. उस 15-20 दिन में आपकी क्या डाइट होती है, आप क्या इनटेक लेते हो? डाइट तो कुछ भी नहीं है, एपेटाइट ही मर जाती है आपकी. आप तो मतलब खाने को तरस रहे होते हो लेकिन भूख ही नहीं होती. क्या करे बंदा. भूख नहीं होती? ऑल्टीट्यूड पे कहाँ भूख लगती है आपको, नहीं लगती. और पानी का क्या सीन होता है वहाँ पे? पानी तो पीते रहते हैं हम लोग. पानी साथ लेके जाते हो या बर्फ पानी वाला? बर्फ से बनाते हैं. बर्फ का पानी बहुत गंदा होता है. इट हैज़ अ स्मेल. बर्फ के पानी की एक स्मेल होती है. उसको हम बॉईल करते हैं और उसके बाद थर्मस में डालते हैं और पीते हैं. पीते गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं पीते. अच्छा, साथ में ट्रेनिंग बताओ, इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड होती हैं? ये तो तमाम होगी ना आपकी, खुद को आपने गेट अलॉन्ग करना है उस तमाम वेदर के साथ, लेकिन साथ में फिजिकल ट्रेनिंग, जिम, आप कह लो कि बाकी मसल्स वगैरह, वो क्या ट्रेनिंग होती है? यार जिम तो आपने वही करना है रेगुलर, ठीक है. आप रनिंग कर लो थोड़ी बहुत, लेकिन रनिंग जो है वो ट्रेडमिल पे नहीं करनी. वहाँ पे बाहर करो, बैग उठाओ, ट्रेडमिल करो, योगा करना स्टार्ट करो, जो अपनी ब्रीदिंग होती है उसको बेटर करो. स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये चीज़ें करो. वॉल क्लाइंबिंग करो, 4 आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करो अपने. और उसके बाद फिर और मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत लाजिम है आपको. योगा मैंने इसलिए कहा है ताकि आप अपने माइंड को रिलीज़ कर सकें. जो टेंशन आपके जहन में है वो आप रिलीज़ कर सकें. और नॉर्मल कितने दिन की घंटे की ट्रेनिंग करते हो रोज़ाना? मैं तो अब ट्रेनिंग नहीं करता क्योंकि नांगा पर्वत के बाद मेरी बॉडी के अंदर डिस्क मेरी फट गई थी और मेरी जो टांग है वो 40% पैरालाइज हो गई थी. और मेरी जो नर्व्स है उसके अंदर फॉलेज हो गया था मुझे. तो मेरा फुट लॉस हो गया आगे से. तो अब मैं ट्रेनिंग नहीं करता. इट्स ऑल मसल मेमोरी जो कि मैं अभी तक क्लाइंब कर रहा हूँ, जिससे आई क्लाइंब 6 माउंटेन विद द ब्रोकन बैक. तो ये सस्टेनेबल होएगा? चलो अभी तो मतलब ठीक है, अभी तो मैं 22-23 साल को, जैसे एज यू ग्रो ओल्डर 30 साल के हो जाओगे तो यार अभी भी इट हर्ट्स. अभी भी वो तंग जाके करता बाद में है. ज़्यादा चीज़ें हर्ट करने तो लग जाएंगी ना. अब क्या कर सकते हैं. वी कैन नॉट चेंज द रियलिटी. जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. दैट्स इट. साथ में ये बताओ कि माउंटेनियर जो जितना समझ आता है मुझे देख के, एज अ पैशन ठीक है समझ आता है, आप जाके वेकेशन पे चले जाओ, लेकिन काइंड ऑफ कैन इट बी अ गुड करियर, या इसके प्रोस्पेक्ट हाँ क्या ऑफ कोर्स. यार अब देखें कि मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि माउंटेनियरिंग के बिज़नेस के अंदर इफ़ आई ओन अ माउंटेनियरिंग कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं नेपाल में, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का बिकॉज दे आर वेरी लवली टू मी. एक कंपनी है जिसने 1 साल का अपनी एक कंपनी का जो सिर्फ इनकम टैक्स है वो $4.3 मिलियन दिया है. तो आप देख लें हाउ मच मनी वी मेक.
तो पाकिस्तान में इसका क्या पर्सपेक्टिव है? पाकिस्तान में यार एज सच इसका कोई पर्सपेक्टिव, देखो पाकिस्तान हम लोग तो, हमारा तो फेलियर है ना ये, हमारा तो ये फेलियर है। और हम लोग जो है वो इस चीज़ के अंदर लैग करते हैं कि भाई 5 बड़े पहाड़ होने के बावजूद भी वी आर डूइंग नथिंग राइट नाउ। इदारे हमारे सोए हुए हैं, ठीक है। जो इदारे माउंटेनियरिंग से वाबस्ते हैं उनको अलिफ भी नहीं पता माउंटेनियरिंग की। ये तो हमारा थोड़ा फेलियर है इस चीज़ के अंदर। लेकिन ये है कि अब वो बेचारे भी क्या ही कर सकते हैं यार, क्योंकि आई थिंक कि ये सब मिल के करने पड़ेंगे हमें कि यार गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को ओन करे, प्राइवेट सेक्टर्स इस चीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करें और हम लोग इस चीज़ को लीड करके आगे लेके जाएं, जस्ट टू क्रिएट अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि नांगा पर्बत वाले वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई, जब वो काफ़ी बंदे मर गए थे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब फिर टूरिज़्म जाग रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा करें। यहाँ पे नेपालीज आते हैं, दे गिव बेस्ट सर्विसेज एवर, दैट्स व्हाट आई एम गोना चेंज इन पाकिस्तान नाउ। अच्छा, ये तो काइंड ऑफ एक कंपनी या फिर सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री की तरफ से हो गया, हाँ। लेकिन बीइंग माउंटेनियर सर्वाइवल कैसे हो सकता है? क्योंकि माउंटेनियर तुम्हारा पैशन है, लेट्स से कि यार आई डू पॉडकास्ट, ठीक है, मुझे हाँ। बड़ा शौक है, मैं जाके नागा पर्वत या बाकी जाके पीक सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन काइंड ऑफ मैं उससे पैसा कैसे जनरेट कर सकता हूँ? क्योंकि यार- कंपनी खोलने काइंड ऑफ डिफरेंट माइंडसेट यार मैं पैसा जनरेट करता हूँ अपने स्पॉन्सर से, ठीक है, अपने अपनी जो मैं कमर्शियल एड्स करता हूँ उससे, ठीक है। जो मुझे, अगर मैं आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस से करूँगा सारा। सो दैट्स हाउ आई जनरेट मनी। ये तो उस एक्सपीडिशन के लिए हो गया ना, लेकिन टू मेक इट सस्टेनेबल, मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट छोड़ के यार मैं काइंड ऑफ माउंटेनियर बन जाऊँ। सो यू हैव स्पॉन्सर्स ना, मतलब यू हैव स्पॉन्सर्स, आप माउंटेन क्लाइंब खुद भी करते हो, साथ में लोगों को भी लेके आते हो एंड यू चार्ज देम। माउंट, अब देखो मैंने एवरेस्ट किया था, 1 करोड़ 8 लाख लगा था एवरेस्ट करने में। 1 करोड़ 8 लाख सारे स्पॉन्सर थे ये, या खुद से नहीं लगाए? सर, ये पॉकेट थी, ये खुद से किया था ये? प्लॉट बेचा था और गाड़ी। यार ना करो, इतना पैशन यार। यस यार, देखो ना अमेजिंग यार, 1 करोड़ 8 लाख बंदे लगा रहे हैं यार। तो अभी तक और अभी तो बार्ड फाउंडेशन जो है उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। अगर वो ना करते तो इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट देम। लाइक सीरियसली आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड दे आर वेरी जनरस कि यार उन्होंने ये सब कुछ किया है। एटलीस्ट कोई तो आया पाकिस्तान में जो जिसके पास शऊर है और जिसके पास एक विजन है कि यार हाँ ये भी हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। तो दैट्स गुड यार। और मैं ये चाहूँगा कि यार वो ना सिर्फ मुझे बल्कि पाकिस्तान में जो बाकी लोग हैं एक ऐसी एनजीओ भी बना सकें कि जो टूरिज्म को सपोर्ट करती हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंड करते हैं उसको। दैट विल बी ग्रेट थिंग। अच्छा, तो माउंट एवरेस्ट की बात की, तो हाउ डज इट फील लाइक बीइंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? और वहाँ पे शायद तुमने नेशनल एंथम भी तुमने गाया था, हाँ तो क्या वहाँ पे फीलिंग होती है वो जाके? यार, व्हाट डू यू वांट मी टू से, अ पैट्रियोटिक आंसर या जेन्युइन आंसर? जेन्युइन। कुछ भी फील नहीं होता। नहीं, जो जाके आप व्हेन यू आर ऑन द टॉप यू फील नथिंग। यार सीरियसली, आप मुझे बताएं, एक तो होगा ना आप यार, मुझे बताएं, चलें 70 दिन हो गया, 80 दिन मैं हो आपसे गए। एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। 70 दिन आपने बेस कैंप पे लगाए हैं, हाँ, आप 7,900 मीटर से चले हैं, रात को 7 बजे ऑक्सीजन लगाई हुई है, पूरा हशर हुआ हुआ है, ठंड इतनी ज़्यादा है और चली जा रहे हैं पिछले 12 घंटे से, और आप टॉप पे पहुंच जाते हैं 8,848 मीटर्स पर, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो आप जाके क्या फील करेंगे? थके हुए फील करेंगे, प्राउड पाकिस्तानी फील करेंगे? यार मैं तो बड़े खुश होऊंगा, क्योंकि मैं माइंड में सोच ही आया था मैंने जाके पीक पे जाना है। एवरी स्टेप आई एम गोइंग क्लोज, मैं कहूँगा यार बड़ा खुश होऊंगा यार, आने वाली आने वहाँ पे जाके झंडा, पिक्चर्स, जो भी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा सारी स्ट्रगल उसके लिए। मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप ये सोच के जाते हैं ना कि मैं माउंटेन को करने जा रहा हूँ, 8,000 मीटर के बाद ये सोचें ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज आपका माइंड रीबूट करना शुरू हो जाता है। आपका माइंड आपके हर बॉडी पार्ट को बार बार सिग्नल भेज रहा होता है। तो जब आप वापस आते हो ना नीचे, तब आप यू लुक एट द माउंटेन एंड यू प्रेज योरसेल्फ कि यार हाँ यार आई हैव डन इट। बट वंस यू आर एट द टॉप यू से यार फोटो खींचो जल्दी, आई वांट टू गो बैक, दैट्स इट। और कितनी देर का स्टे रखा था वहाँ पे? 70 दिन एवरेस्ट टॉप पे लगे मुझे, 70 दिन क्लाइम करने में एवरेस्ट। 10 मिनट का स्टे है मेरा ऊपर टॉप पे। 10 मिनट्स। 10 मिनट। हाँ जी यार बड़ा, मैं कहूँगा कि यार हम कहते हैं बाकी चीज़ डिफिकल्ट है, लेकिन
70 दिन एक बंदा एफर्ट लगा रहा है, जिस पे रिस्क भी है कि यार लोग अक्सर जाके मेमोरियल्स भी रास्ते में आते होंगे, या कितने लोग वहाँ पे जाके गुम यार हो गए। मेमोरियल्स, हाँ मेमोरियल्स भी आते हैं, और मेमोरियल्स जो है ना वो आपको बड़ा डिग्रेड भी करते हैं समहाउ। कि यार आप ये सोचते हो कि मैं वही बंदा हूँ जो कि ये थे, मेरे भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो पैर हैं, मैं भी उसी पैशन के साथ आऊँ जिस पैशन से ये आए थे, एंड राइट नाउ दे आर नो मोर एंड आई एम वॉचिंग देम। तो क्या पता कल को कोई ऐसा मोमेंट हो तो वो लोग मुझे देख रहे हो एक प्लेट पे, और वो लोग भी यही बात सोच रहे हो। जबरदस्त। अच्छा, लास्ट में ये बताओ, फ्यूचर टारगेट्स या गोल्स क्या हैं फ्रॉम द एक्सपीडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तुम 13 तो पीक कर चुके हुए हो, हाँ आगे क्या करना चाहते हो? यार, मैं अपनी 14 पी कंप्लीट करूँगा। मेरा टारगेट तो ये था कि आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14 पीक्स, और लेट्स सी इफ आई अचीव इट नॉट। एंड आफ्टर दैट? After that, then I'll come into business. So I really want to change the tourism outlook of Pakistan, और मैं इस चीज़ को एक सुपर लग्जरियस सेटअप पे लेके आना चाह रहा हूँ। कि यार जब भी अगर कोई फॉरेनर्स आए तो उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिले, वो ये ना कहें कि यार ये पाकिस्तानी इस तरह के लोग हैं, पाकिस्तानी इस तरह के लोग हैं। और आई वांट टू ब्रिंग मोर फॉरेनर्स इन पाकिस्तान, और मैं एक एडवेंचर पार्क बनाना चाहता हूँ। तो राइट नाउ आई एम टेकिंग पीपल टू एवरेस्ट एंड एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक इन मार्च। तो या if यार somebody want to पाकिस्तान join में me, 3 से 4 आपकी हाईएस्ट हाँ। पीक हैं, ठीक है, तुमने सारी तकरीबन की हुई हैं। तो पाकिस्तान में तुम्हें क्या एक कमी या लैकनेस नज़र आती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जो कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तुम इम्प्रूव करना जो चाहोगे फ्रॉम द गवर्नमेंट सपोर्ट, क्या वो कर सकती है? क्योंकि नहीं, हमने अली सतपारा का केस हाँ। भी सुना है वहाँ पे, और आई ओनली सी के बाद में जाके हमारे बिग आर्मी जा रही है, जाके स्केप कर उनको सेव कर रही है वहाँ पे जाके। अच्छा, सो मैं अपनी पहले वाली बात कंप्लीट करूँगा कि इफ़ एनीबडी वांट टू जॉइन मी ऑन एवरेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये पेड हो गई है, पैसे देने। ये पेड हो गई है। अच्छा, सो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे मैंने जिस तरह आपको बताया कि इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। हमारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि देखें, आप आर्मी को देखें कि आर्मी बॉर्डर पे खड़ी हो या हमारे काम करे, ऑफ कोर्स प्रेफरेबल क्या होगा चीज़ें, उनके प्राइम जो जॉब है वो करें ना, जाके बॉर्डर को संभालें। जो प्राइम जॉब है कि दे आर ऑन द बॉर्डर्स। तो हमारे पास ये चीज़ भी वो नहीं करती। अभी तो है 5 एविएशन है जो कि इस चीज़ को देख रही है, ठीक है। या अब देखो कि क्या होता है कि अब उनके अपने भी काम है सारे वहाँ पे, G1 G2 साइड पे उनकी पोस्ट है, उन्होंने वो भी करना होता है। तो अब वो अपनी पोस्ट पे सामान वगैरह ड्रॉप करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो क्या ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पोस्ट पे जो जवान हैं उनको जाके सामान दें, या ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लाइंबर्स को बेस कैंप तक उतार के आएँ? ऑफ कोर्स कि द पार्टी विल बी कि यार वो लोग वहाँ पे जाएँ। तो इसी तरह ये है कि बेशक वो नो फ्लाई ज़ोन है, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह की प्राइवेट हेली सर्विसेज होनी चाहिए जो सिर्फ इस चीज़ के लिए, ऑल्दो आर्मी डू इट। मुझे कर्नल रिजवान साहब आए रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। मुझे 5 एविएशन इज़ वर्किंग रियली गुड, ठीक है। जो काम अच्छा कर रहा है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। 5 एविएशन इज़ वर्किंग रियली गुड, ठीक है। FCNA कमांडर इज़ वर्किंग रियली गुड, देरेंस कर दूँ, जो 62 ब्रिगेड वाले जितने भी हैं, तो वो देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अब क्या है कि अब आर्मी के प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ भी हो जाए। अब कर्नल रिजवान साहब तो हेलीकॉप्टर ओन नहीं करते हैं। अब किसी का रेस्क्यू वहाँ पे नहीं हुआ तो मैं उनको ब्लेम कर दूँ, दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन ये है कि आई रियली वांट कि पाकिस्तान के अंदर कोई रेस्क्यू सर्विसेज हो, ताकि हम क्लाइंबर्स के लिए जो है, या तो ये हो कि पाकिस्तान में टूरिज़्म ज़्यादा है, सफारी शुरू हो जाएँ K2 वाली साइड पे, और जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो शुरू हो जाएँ। नेपाल में हेलीकॉप्टर एक टैक्सी की तरह है कि कभी भी कॉल करो आ जाएगी, $1000 $2000 हेलीकॉप्टर आ जाएगा। प्राइवेट हेली सर्विसेज हैं, उनके हेलीज उड़ते हैं हर जगह पे, उनके अपने कंपनीज़ के पास हेलीज हैं। तो हाँ, अगर कुछ इस तरह का हो सकता है कि हेलीज अलाउ कर दें हमें, तो कमर्शलाइज किया उन्होंने अपने लैंडस्केप को, हमने वो नहीं किया हुआ। हाँ, लेकिन अब ये मसला भी तो आता है ना कि नो फ्लाई जोन है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स। सिक्योरिटी का वो है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
लेकिन लिमिटेड चीज़ों में की जा सकती हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। हाँ मिल के बैठेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आएंगे। निकाले ना, ये तो बात करूँ, निकाले। चलो आई होप सो यार, नियर फ्यूचर में कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट बन जाए जो कि मैं आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन दैट कि अगर कोई प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बन जाती है तो सफारीज होना शुरू हो जाएंगी यार, व्हाट एल्स यू नीड। अच्छा लास्ट में ये बताओ कि एडवाइस जो लड़का या लड़की इनफैक्ट माउंटेनियर बनना चाह रहे हैं, क्या करें वो अपने साथ फिजिक्स के हवाले से? मेंटली स्ट्रांग होना है, पैसा नहीं है, किस तरह से वो चीज़ें करें, नेविगेट करें? यार इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ आती है कि पैसा नहीं है, हम्म बाकी सब चीज़ें तो इंसान मानने को तैयार ही नहीं है ना। हम्म अब मैं कहूँ कि यार नहीं यार आप फिजिकली भी स्ट्रांग, नहीं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, पैसा नहीं है बस। सो पैसा आपने जनरेट करना है अपनी वो करके, प्रोफाइल बना के, प्रोफाइल बिल्ड करके, कि यार अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैश आउट कर रहे हो। क्राउड फंडिंग शुरू कर दो, ठीक है, मेहनत करो उसके लिए और करो जाके। मेंटली आपने किस तरह स्ट्रांग होना है कि डिसीजन मेकिंग पावर लाओ अपने अंदर, और अपने आप को प्रेस करना छोड़ दो। और फिजिकली डोंट से कि दैट यू आर अ ब्रेव माउंटेनियर, क्योंकि अ ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर। और फिजिकली भागा करो यार और क्या करें। मैं खुद फिजिकल ट्रेनिंग इतनी नहीं करता भागे, अब तो थोड़ा वो बॉडी बिल्डिंग साइड पे आ गया हूँ मैं, लेकिन पहले फिजिकल ट्रेनिंग बहुत करता था। 10-20 किलोमीटर भागना, 35 kg बैग उठा के, स्विमिंग करनी 2-3 घंटे, एक्सरसाइज मैंने करनी कमाल, 2 टायर बांधे 100 किलो के, भागना शुरू कर दिया, और वो रोप करना शुरू कर दी, स्किपिंग करना शुरू कर दी 500-600 नॉन स्टॉप। तो ये सीन होता था मेरा। शरोज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े मज़े की डिस्कशन आपके साथ लगी, स्पेशली द थिंग आई लाइक्ड अबाउट कि आपके नागा पर्वत की कहानी, क्योंकि मैंने कहीं पहले नहीं सुनी हुई थी और हाँ। मैंने बड़ा गूगल किया था, मुझे नहीं मिली और थी। मैंने कभी इतनी डिटेल में पॉडकास्ट में नहीं बताया किसी में। चले यार, सादा पाकिस्तान इज लकीस्ट वन। और सेकेंडली जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाउ वी कैन मेक कमर्शियल हमारा जो पूरा लैंडस्केप है हमारा टूरिज्म का और बाकी चीज़ों का, कि हेली सर्विस होनी चाहिए और Yes. इंडिपेंडेंट चीज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, इंशाल्लाह अगर कोई देख रहा है गवर्नमेंट के एंड से कोई चीज़ें करें, एक्शन लें। हाँ फॉर श्योर ये ज़रूरी है। Viewers, thank you so much for watching our podcast. If you want to watch more podcasts like this, then please stay connected. Khuda Hafiz till the next episode.